हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। तो इससे पहले जिसने नहीं देखे हैं, क्रमबद्ध रूप से हम चले हुए हैं। इससे पहले के सारे जीवन परिचय मैंने करवा दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये एचपीएससी पीजीटी की लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एचटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से लिया गया है। कुछ लिख के सो तू, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो यहाँ पढ़ने लिखने पर और आगे बढ़ने पर प्रेरणा दी गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और शब्दों से साफ और स्पष्ट जाहिर होता है कि इन्हें किस और संदेश दिया है, इसमें क्या संदेश दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म 19 में एनसीईआरटी में नहीं दिया था, इसको मैंने और बाकी पुस्तकें पढ़ी उससे लिया है। 29 मार्च 2013 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 29 मार्च सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नेमम। तो देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं और भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, जो एनसीईआरटी के स्तर की है, तो ये यही महत्वपूर्ण। वैसे काफ़ी सारी रचनाएं हैं इनकी। तो ये देखेंगे, सतपुड़ा के जंगल बार बार परीक्षा में आता है, सन्नाटा है, फिर गीत फरोश भी बार बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी भी बार बार पूछा गया, भेद महत्वपूर्ण है। फिर खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नेमम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे। अब इनके प्रमुख सम्मान की हम बात कर लेते हैं। प्रमुख सम्मान है इनका साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तो एक बार फिर से देखें, साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। तो ये शिखर सम्मान की मैं बात करती हूँ, ये मध्य प्रदेश सरकार ही से देती है शिखर सम्मान। और दिल्ली प्रशासन, यानी दिल्ली प्रशासन जो देती है, वो गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो यहाँ देखेंगे, हालांकि एनसीईआरटी ने इसे नहीं दर्शाया गया है, तो 1 मिनट मैं आपका और लेना चाहूँगी। देखिए, जब कोई भी अगर केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे DSSS भी हो, या फिर एचपीएससी या फिर एचटेट हो, तो आपके पाठ्यक्रम में साफ और स्पष्ट लिखा गया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए लेवल तक का पूछ लिया जा सकता है। वैसे आपके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पूछेंगे। एचपीएससी ने तो स्पष्ट लिख दिया कि जिसमें हिंदी साहित्य लिखकर छोड़ दिया है, उन्होंने टॉपिक भी नहीं बताए, हिंदी साहित्य। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में सब कुछ आ जाता है, कुछ नहीं बचता जो साहित्य से किस स्तर का है। तो ये ना सोचे कि एनसीईआरटी में हमें जो लिखा गया है वो यही हम याद करेंगे, उससे ज़्यादा भी आप एमए लेवल तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक का याद करोगे ही करोगे। ठीक है, तो ये पीजीटी, वैसे तो ये आरओ भागवन पीजीटी के एग्जाम के लिए है, लेकिन जिसमें ये टीजीटी वालों की बात करती हूँ, अगर हिंदी साहित्य उनमें आता है तो ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, ABOUT अबाउट में, या फिर वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है संपूर्ण पाठ्यक्रम और टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप अवश्य जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो मैं एक बार, ये तो हमने बात करी, यहाँ पर हमने प्रमुख रचनाएं, जन्म और फिर ये सम्मान की हम बात करते हैं। तो देखो 1972 में यहाँ दिया है साहित्य अकादमी सम्मान। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आपके यहाँ किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, यहाँ 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये कि 1972 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बुनी हुई रस्सी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1972 में मिला। ये भी हो सकता है कि कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ मिला, साहित्य अकादमी मिला या फिर व्यास सम्मान मिला। तो आप याद रखेंगे सन 1972 में साहित्य अकादमी बुनी हुई रस्सी रचना के लिए इन्हें मिला था, 1972, और साहित्य अकादमी बुनी हुई रस्सी के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप जो एचपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं पीजीटी की, उनके लिए लिखना जरूरी है। बाकी जो परीक्षा दे रहे हैं तो कोई भी पीजीटी की परीक्षा उसके आपको विकल्प मिलेंगे, लेकिन एचपीएससी पीजीटी के लिए आपकी लिखित परीक्षा के लिए लाइन लिखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब मृत्यु की बात करती हूँ तो सन 20 फरवरी 1985 को इनकी मृत्यु हुई थी, 20 फरवरी 1985 को। तो यहाँ देखिए 20 फरवरी 1985 को इनकी मृत्यु हुई थी। 29 मार्च 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। 29 मार्च 1913 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 20 फरवरी 1985 को क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में निजी कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, इनमें प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन, कविता और गांधी के बीच सेतु का काम किया। तो यहाँ देखेंगे ये लाइनें बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी, यानी गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर, यानी गांधी के वाङ्मय है जो हिंदी के खंडों का संपादन, कविता और गांधी के बीच, यानी कविता और गांधी के बीच सेतु का काम किया। सेतु का मतलब होता है पुल। जैसे इधर नदी है, इधर नदी है, जैसे ये नदी ये है तो इधर क्या है, ये पुल है, ये इसको जोड़ने वाला। ठीक है, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी होती है, आपने देखा होगा वैसे आप दे तो इसके ऊपर चलने के लिए बना देते ना पुल, तो उसे पुल, तो ये सेतु का काम करते हैं, सेतु को पुल कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। देखो लय होती है, जैसे आपने लोकगीत सुने होंगे यानी कोई भी, तो उसमें लय सुर ताल होता है जिसमें उतार और चढ़ाव होता है। कहीं पर सुर क्या है नीचे आता है, कहीं पर चढ़ाव का होता है। तो वही बात है कि भवानी प्रसाद की जो कविता है वो लय के द्वारा उसे अब गीतों के माध्यम से यानी गीत के जैसे गा सकते हैं। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। मतलब सहजता यानी इतना लय है, मतलब इतनी सौम्य भाषा है कि इनके गांधी के चरखे की लय, यानी चरखा जब चलता है ना तो आवाज़ करता है ना, तो चरखा जब चलता है, हमने तो खैर नहीं देखा है, यानी टूटा फूटा तो देखा, लेकिन हमें काम करते नहीं देखा है, तो कभी देख लेना वैसे फ़ोटो वोटो में, तो मतलब चला के तो नहीं देखा। तो उसमें एक लय होती थी, चलता तो ये तो सही, ये तो आपको पता है कि जब कोई भी चक्कर वाली चीज़ घूमती है तो आवाज़ तो थोड़ी ना बहुत होती है, तो वही लय का काम करती है। इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया। ये लाइनें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें, इसे आप याद करेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार कहती हूँ कि जो महत्वपूर्ण लाइनें उसे बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि देखो अगर आपने महत्वपूर्ण लाइनें छोड़ दी तो यही बात है कि आपके नंबर, आप सोचो कि मैंने 15 के 15% कर दिए, पता नहीं मेरे नंबर कहाँ कट गए, क्योंकि आप अब जो महत्वपूर्ण लाइनें छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है नंबर कटेंगे। और जो अभ्यर्थी है कि जो महत्वपूर्ण लाइनें लिखेगा उसके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो तथ्य पर ध्यान दें। बहुत सारे बोलते रहे मैम 15% कैसे पूरे होंगे। सबसे पहले आप याद करने पर ध्यान केंद्र करो। जब लिखोगे, जब याद करोगे तभी तो लिखोगे ना। आपकी मतलब लेखनी वहाँ रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। चलते वो तभी चलेगी जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, यानी आपके दिमाग में अगले वाली, जब ये मान लीजिए आप ये लाइन लिख रहे हो तो अगले वाली लाइन आपके माइंड में होनी चाहिए, जो तुरंत आप लगातार लिखते चले जाओ, आपको सोचना ना पड़े। तो ये बार बार कमेंट आ गए मैम 15% कैसे पूरेंगे। पहले आप उस स्तर तक की तैयारी तो करो। अगर वहाँ आप सोचने बैठ गए तो आपका टाइम तो वहीं ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले याद करने पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही आपकी डेट आएगी तो वो भी एक समाधान होगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आगे की ना सोचें, पर सिर्फ याद करने पर ध्यान करें। अपना पाठ्यक्रम उचित समय पर याद करें, फिर उसको दोहराने का टाइम भी आपके पास बच जाए।
इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। कई बार ये विकल्प में प्रश्न आया हुआ है, जो विकल्प की अब तक हम परीक्षा देते आ रहे हैं कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है। निराला को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, या फिर हरिओद, कोई भी। तो इसमें तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा कि भवानी प्रसाद मिश्र। तो याद रखिए बच्चों, कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास की कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता है। तो यहाँ देखेंगे मिश्र जी की कविता, मिश्र जी से मतलब यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र से है। मिश्र जी की कविता में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता है। मतलब कि जो गद्य की लाइनें होती हैं, जैसे हम अब ये लाइनें पढ़ रही हैं, इसको गद्य कहते हैं। जो पद्य वही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कविताएं आती है पद्य में, ठीक है। लेकिन गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, संस्मरण, रिपोर्ट, सब कुछ गद्य के अंतर्गत आ जाता है। सिर्फ कविता को छोड़कर बाकी सारा गद्य में आता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो मिश्र जी हैं उनकी बोलचाल की भाषा है, माने बोलचाल की गद्य, ये लाइनें लिखी हुई है गद्य में। लेकिन कहा जाता है कि इनकी जो गद्य की लाइनें उसमें भी क्या है, कविता को, गद्य की लाइन भी कविता में बदलने की क्षमता रखते हैं, अद्भुत क्षमता। मतलब उनकी गद्य की लाइनें भी लय के द्वारा लिखी गई हैं। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। लोक का मतलब लोक जीवन, जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसे लोक जीवन बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, देहाती क्षेत्र को। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसे घरेलू बना देते हैं, जैसे आंगन का पौधा। मतलब जो भी किसी विषय पर, किसी भी समस्या पर लिख रहे हो तो ये वे घरेलू बना देते हैं, मतलब आम जनजीवन से जोड़ देते हैं। जो आम जनजीवन होता है, जो धरातल से जुड़ा होता है, उसके लिए। तो देखिए, आंगन का पौधा मतलब आंगन में पौधे एक आम जीवन में लगाते हैं। शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का अंग हो जाती है। शाम को दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। मान लीजिए शाम का समय है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो शाम का नज़ारा देखिए, दूर, बहुत दूर, मान लीजिए बहुत दूर से दिखाई दे रही है कि पहाड़ की नीली चोटी, नीली नीली दिखती, पत्थर होते हैं ना तो दूर से नीले दिखाई देते हैं। तो वो भी अगर उनके बारे में लिखते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये इनके परिवार का अंग हो, यानी इन्हीं के परिवार का सदस्य हो। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है, यानी वृद्धावस्था यानी जो बुढ़ापा है, और मृत्यु के प्रति आत्मीय स्वर मिलता है, यानी जब बुढ़ापा आ जाता है तो मनुष्य क्या करता है कि आम जनजीवन में कि वो भगवान से लगाव उसका और ज़्यादा हो जाता है, उसका मोह माया से त्याग कर वो भक्ति में लीन हो जाता है। तो वही वाली बात यहाँ बताई गई है कि वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है, यानी आत्मा एक दूसरे से जुड़ा हो जाता है वृद्धावस्था में, मृत्यु के प्रति। में प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखा है, उनमें उद्दाम संगारिकता के बजाय सहज जीवन के सुख दुख और व्यंजना है। तो ये इन्हें यहाँ कहा कि प्रौढ़ जन यानी बुढ़ापे में जो मतलब हमारे जो आत्मा जो प्रेम होता है, जो संसार का मोह त्याग कर और हम जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो वही बात दिखाई गई है कि इनका जो प्रेम था वो व्यंजना प्रधान प्रेम था। संगारिकता का प्रेम नहीं था। संगारिकता मतलब जो युवावस्था में जो प्रेम होता है उसे संगारिकता प्रेम बोलते हैं। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है। नवी कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर, किंतु ये प्रतिक्रिया प्रज्ञा को सृजनात्मक है। मतलब कि सृजनात्मक का मतलब होता है कि जिसमें क्या है, कुछ नयापन हो, रचना, इनमें पुराना परिपाठी का नहीं, कुछ नयापन हो। तो इनकी प्रतिक्रिया मतलब सृजनात्मक यानी कुछ नयापन होता था। नई कविता के दौर में जैसे नई कविता का आगमन हुआ तो मिश्र जी यहाँ व्यंग्य और मतलब कोई बात कहना है व्यंग्य के द्वारा। मान लीजिए कोई समाज में बुराई है, जैसे ऐसी शिक्षा, बेरोजगारी की समस्या वर्तमान में ज़्यादा है, बाकी तो दहेज प्रथा ये सब तो है ही है, लेकिन जो मेन समस्या है, जो मुख्य समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी की समस्या में अगर कभी जैसे राजनेताओं पर, सरकार पर व्यंग्य कटाक्ष करता हो, यानी अपनी बात भी रखता और कटाक्ष के माध्यम से जो सीधे दिल पर लगती हो, तो उसे व्यंग्य कहते हैं। तो इसी प्रकार की जैसे इनकी जो सामाजिक जो आम जनजीवन की समस्याएं, तो ये व्यंग्य के माध्यम से भरपूर प्रतिक्रिया होकर, किंतु ये प्रतिक्रिया प्रक्रिया होकर सृजनात्मक मतलब इंसान समझ भी जाए और उसमें नयापन होता था, यानी कि पुरानी परिपाटी ने उनके शब्द ऐसे होते थे जो सृजनशील हो, कुछ नए हो।
गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। जाहिर सी बात है, जब एक आधुनिक युग के गांधी कहे जाते हैं, यानी गांधीवाद से प्रभावित थे, तो सत्य हिंसा का मार्ग हमारे बापू गांधी ने अपनाया है। तो वही इनके जनजीवन पर भी प्रभाव दिखाई देता है कि ये हिंसा, यानी मतलब हिंसा नहीं करना, मारपीट चोट इन सब से दूर रहना, सहनशीलता मतलब कि समय का इंतजार करना। अब आपके एचपीएससी का जैसे एचपीएससी की परीक्षा होने वाली है, आपकी सब्जेक्टिव या स्टेट की जो भी आप परीक्षा देने वाले हो, तो आपके अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए कि हमारा पेपर जो एक दिन तो ज़रूर होगा और तब तक हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे। तो वही दिखाइए कि अपने समय, उचित समय का इंतजार करें और समय आने पर अपने जो भी आपकी क्षमता है, जो प्रतिभा, वो दिखा दें। ठीक है। घर की याद में कवि के मर्म का उद्घाटन हुआ है। देखिए, या घर की याद है जो आपकी 11वीं की पुस्तक में दिया गया, आरोह भागवन में। घर की याद 4 भाई 4 बहनें पिता, ये मतलब जो भी आपकी घर की याद में कविता दी गई है आपके एनसीईआरटी में, इसमें जो दिया है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके लेखक है। इसके आपको व्याख्या भी करनी है। व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, वो व्याख्या भी आ सकती है, आपको प्रश्न उत्तर भी करने हैं और आपको लेखक जीवन परिचय भी करना है। मैं जीवन परिचय पहले इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी रचनाएं जो एचटेट की परीक्षा देने वाले उनके लिए और केवीएस जो भी विकल्प वाली परीक्षा दें उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए, एचपीएससी की भी आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि आप ये तो है ना सिर्फ एचपीएससी का एग्जाम दोगे, हो सकता है कि आप में से ही महाराष्ट्र का भी एग्जाम देने वाले हो, या फिर केवीएस की भी आप तैयारी कर रहे हो, या और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ रचनाएं आ सकती हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पेपर होगा, बाद में सब्जेक्टिव होगा। तो इसलिए मैं इसको लेकर चल रही हूँ ताकि एक पंथ दो काज हो जाएं आपके। ठीक है। जैसे आपकी डेट घोषित होगी, हम व्याख्या भी पढ़ेंगे, लेकिन पाठ आप खुद पढ़ोगे। मैं प्रश्न उत्तर करवा दूंगी आपके और व्याख्या करवा दूंगी, लेखक जीवन परिचय करवा दूंगी। ठीक है। व्याकरण वगैरह सब होगा, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे क्रम वाइज। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन हुआ था। अगर आपने ये बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी है, घर की यादें बहुत अच्छी कविता है, जिसमें देश के लिए जेल गया है नायक और उसको वहाँ पर बहुत घर की याद आई है, अपने पिता की, अपने भाई बहनों की, अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। तो एक दृश्य उनकी आंखों के सामने चला जाता है और उस शामन को संबोधित करता ही कहता है कि मैं यहाँ दुख में हूँ, या मेरी आंखें बरसात के समय बरसते, ऐसा कुछ मत कहना कि मैं मौज में हूँ, मतलब जैसे कि परिवार और ज़्यादा दुखी ना हो। कभी जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, मतलब वो जेल में है, जेल में उसका आवास है और अपने घर से दूर है, लेकिन उसको पीड़ा हो रही है, लेकिन उसको कहता है कि तुम ये मत बताने कि मैं दुख में हूँ, उनको याद कह देना कि मैं मौज में हूँ। तो इस प्रकार संबोधित करके सामने को कह रहा है। कवि की समृद्धि संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं, मतलब परिवार के सदस्यों को, कभी अपनी माँ को याद करता है, अपने बाप को याद करता है, फिर अपने भाई बहनों को याद करता है। इस प्रकार से अपने सहपाठियों को धीरे धीरे अपने गांव की सबकी याद उसे होती जाती है कि उस दिन बारिश हो रही है और जैसे बारिश हो रही है वैसे उसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। यानी हर कविता का एक मूल रहस्य होता है, एक मूल उद्देश्य होता है, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, कुछ भी अगर लिखना हो आप जैसे नाटक लिख रहे हो, उपन्यास, कुछ भी लिखो, तो लेकिन हर लिखने का एक उद्देश्य होता है, एक मूल उद्देश्य होता है, हर चीज़ का उद्देश्य होता है। जैसे कि आप याद कर रहे हो तो आपका भी उद्देश्य है कि आपको नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे आप एचपीएससी में करो, चाहे एसएससी में करो, चाहे आप केवीएस में कहीं पर लगो, लेकिन आपका उद्देश्य भी एक नौकरी प्राप्त करना है। तो हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य कार्य करना कोई सार्थक नहीं होता है। तो उसी प्रकार इस घर की याद कविता का भी एक उद्देश्य है कि घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद की कविता की केंद्रीय संवेदना। इस कविता का मूल उद्देश्य है कि उसे घर की याद आई है और उसको वो इमोशनल यानी भावुक हो गया है, और घर की याद संवेदना यानी कि इसका केंद्रीय भाव है संवेदना। घर की याद का संवेदना भावना, संवेदना का मतलब होता है इमोशनल होना, जिसको हम इंग्लिश में बोले इमोशनल हो गया वो, तो वही बात है इसमें। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो इस प्रकार यहाँ आप हमारा भवानी प्रसाद मिश्र पूरा होता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ आपका।
29 मार्च 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। विकल्प वालों को ऑप्शन मिलेगा किसका कहाँ जन्म हुआ था, ये आप समझ जाना। और रचनाएं महत्वपूर्ण है विकल्प वाले जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और लिखने वाले हैं उनको तो ये सारी याद करनी है, अपने टिप्स पे होनी चाहिए, आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, फटाफट लिख दो इसको, ठीक है। ये नहीं कहना कि 15% कैसे पूरेंगे, अगर आपको याद है तो होंगे, जरूर होंगे। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये याद रखेंगे। खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो इदम ने मम, ठीक है। फिर सम्मान की बात करती हूँ। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन, मतलब मध्य प्रदेश सरकार जो देती है शिखर सम्मान, दिल्ली सरकार जो देती है गालिब पुरस्कार सम्मान, और पद्मश्री, तो ये इनके पुरस्कार हैं। 1 2 3 4 5 हो गए, 5 ये पुरस्कार आपको याद करने हैं। और 20 फरवरी 1985 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1972 में बार बार बता चुकी हूँ साहित्य अकादमी बुनी हुई रस्सी के लिए मिलता है। फिर इनकी ये जो है बाद में इनकी जो भाषा शैली की जो विशेषताएं ये आप याद करेंगे। तो इसके साथ ही हम अगले जब ये ख़त्म हो जाएंगे लेखक परिचय हम संपूर्ण कर लेंगे, उसके बाद हम व्याख्या प्रश्न उत्तर करेंगे। और फिर उसके बाद एचटेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी मैं आपका एग्जाम डेट घोषित हो जाएंगी तो मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। और HPSC PGT वालों के लिए भी महा मैराथन क्लास आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।